हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। तो आज से हम लोग जो है जावा की एक नई सीरीज़ लॉन्च कर रहे हैं और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है यूट्यूब पे। ये आप नोट्स देख रहे होंगे कोर जावा की, तो ये नोट्स जो हैं आपके गवर्नमेंट टीचर द्वारा बनाए हुए नोट्स हैं, जो कि ऑलरेडी जो है काफ़ी अच्छे ओहदे पे हैं। तो इन नोट्स की सहायता से आपको जो है काफ़ी मदद मिलेगी, आपके चाहे कॉलेज यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम हो, चाहे आपका जो है इंटरव्यू हो, तो काफ़ी मदद मिलने वाली है आपको इस नोट्स की सहायता से। और इस नोट्स के द्वारा हम जो है आप लोगों को अच्छी से अच्छी वीडियो क्वालिटी देने वाले हैं, अच्छा से अच्छा लेक्चर प्रोवाइड करने वाले हैं। तो आज हम लोग जो है बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं जावा को, और ये जो है पूरा का पूरा क्लास थ्योरी रहेगा, क्योंकि आज हम लोग जो है जावा क्या होता है और हमें जो है आगे जावा में क्या क्या चीज़ें पढ़नी हैं, क्या कुछ चैप्टर्स हैं, जावा इम्पोर्टेंट इतना क्यों है, इतना फेमस क्यों है, ठीक है। तो इस सब चीज़ों के बारे में हम लोग जो हैं देखने वाले हैं। और यहाँ हम जो है सबसे पहले ये जान लेते हैं कि जावा जो है कैसी लैंग्वेज है। तो सबसे पहले ये जान लो आप कि जावा जो है एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये एक हाई लेवल लैंग्वेज है। अच्छा, लेकिन जावा पढ़ने से पहले आप जो है सी लैंग्वेज को पढ़े होंगे, श्योर है। मतलब अगर जो नहीं पढ़े हैं तो पढ़ भी सकते हैं, क्योंकि सी एक बेसिक लैंग्वेज है और ये मतलब इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादातर कभी कभी इंटरव्यूज़ में सी लैंग्वेज पे भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं और कह दिया जाता है कि आपको सी में ही जो है इसको लिखना है। तो वहाँ पे इम्पॉर्टेंट हो जाता है सी, क्योंकि सी जो है एक बेसिक लैंग्वेज है, हर एक को आना ही चाहिए। क्योंकि जो आप देखते होंगे जितने भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं उनको सी लैंग्वेज आता ही आता है। अच्छा, सी लैंग्वेज आप पढ़े होंगे तो आप जानते हैं कि जो सी लैंग्वेज होता है, यहाँ पे आप दिख रहा है सी, तो सी एक प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। कैसा लैंग्वेज होता है? प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ओके। अब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है, तो यहाँ पे आपको जो है बताया गया है कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्या होता है। सबसे पहले जान लो कि प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है कि कई सारे जो है इंस्ट्रक्शंस मिल करके एक देखो, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेसिकली कंटेन्स ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस। ये जो है पीओपी जो होता है ये ग्रुप ऑफ इंस्ट्रक्शंस को रखता है। पीओपी मतलब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, और जिसको हम लोग फंक्शन बोलते हैं। तो इसमें कई सारे इंस्ट्रक्शंस होते हैं जिनको हम लोग फंक्शन बोलते हैं, और देयर आर मल्टीपल फंक्शंस इनटू द प्रोग्राम। एक प्रोग्राम में कई सारे फंक्शंस होते हैं। तो जब आप सी लैंग्वेज पढ़े होंगे तो वहाँ पे आप देखे होंगे कि हम लोग जो है मेन से स्टार्ट करते हैं अपने प्रोग्राम को मेन के अंदर, और मेन के अंदर जो है हमारे कई सारे फंक्शंस होते हैं। फंक्शन आप बनाते हैं, जैसे ए एक फंक्शन बना दिए, ए के अंदर आप जो है फंक्शन, कई सारे फंक्शन को भी एक फंक्शन के अंदर दूसरे फंक्शन को भी कॉल करते हैं। तो अभी तो हम लोग डिटेल में इसको पढ़ने वाले हैं, इसको बढ़िया से कोडिंग करके हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में ये फंक्शन का फंडा चलता है, ठीक है। यूज फ्लोचार्ट और एल्गोरिथम टू शो हाउ द प्रोग्राम एग्जीक्यूटेड। तो आप जब भी सी प्रोग्राम लिखते होंगे तो आप फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट किस लिए? क्योंकि आप जब प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करने वाले होंगे तो उसके लिए एक ढांचा तैयार कर लें, भाई हमारा प्रोग्राम ऐसे ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है। या फिर एल्गोरिथम लिखते हैं कि हमारा प्रोग्राम जो है इस मैनर में चलने वाला है, ये लॉजिक होंगे हमारे प्रोग्राम में। तो इस तरीके से जो हम लोग फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम को पहले तैयार कर लेते हैं। और ये जो हमारा मतलब हम मेन टॉपिक्स को यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इट फोकसेस ऑन प्रोसेस रेदर देन डेटा। जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ये फोकस करता है प्रोसेसेस पे, ठीक है। डेटा के अतिरिक्त डेटा पे उतना फोकस नहीं होता है जितना फोकस होता है इसका प्रोसेसेस पे। बल्कि आप जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ेंगे, जो कि जावा में यूज होता है, जावा कैसी लैंग्वेज है? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। तो जावा में क्या होता है, इसका उल्टा होता है। जावा के अंदर डाटा पे ज़्यादा फोकस किया जाता है, प्रोसेस पे या प्रोसीजरल पे उतना ज़्यादा फोकस नहीं किया जाता है। अब नेक्स्ट हम लोग देखेंगे यहाँ से इस
जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है इसको टॉप डाउन लैंग्वेज बोलते हैं। टॉप डाउन लैंग्वेज आपने पढ़ा होगा। टॉप डाउन लैंग्वेज कैसा लैंग्वेज होता है कि एक बड़ा प्रॉब्लम होता है, उसको छोटे छोटे प्रॉब्लम के अंदर जो है हम लोग डिवाइड कर देते हैं। ये टॉप डाउन अप्रोच के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, कोई भी कंपनी आप देखे होंगे आईटी कंपनी, तो उसके अंदर क्या होता है, एक बड़ा टास्क मिलता है। ठीक है, कंपनी वालों को एक प्रोजेक्ट मिलता है। उस प्रोजेक्ट को कंपनी वाले क्या करते हैं, उनके पास कई सारे एम्प्लॉय होते हैं, तो उस बड़े प्रोजेक्ट को जो है छोटे छोटे प्रोजेक्ट में यहाँ से तोड़ते हैं, फिर उनको जो है कई सारे और छोटे छोटे मतलब टास्क में तोड़ते हैं। इसको टास्क बोलेंगे हम। जो छोटे छोटे भागों में तोड़ा जाता है बड़े प्रोग्राम को, बड़े प्रोजेक्ट को, उसको हम लोग टास्क बोलेंगे। यहाँ पे छोटा छोटा उसमें जो है प्रोग्राम में हम तोड़ देंगे और उन प्रोग्राम्स को जो है अपने एम्प्लॉयज़ को दे देंगे, कई सारे एम्प्लॉयज़ को, और वो जो है एम्प्लॉयज़ इसको सॉल्व करेंगे। और फिर इनको सॉल्व करके जो है अभी हम आगे पढ़ेंगे कि इन सभी प्रॉब्लम्स को जब सॉल्व कर लिया जाता है तो इनको इकट्ठा करके बड़े प्रोग्राम में जो है इकट्ठा बना दिया जाता है। इन छोटे छोटे प्रोग्राम्स को इकट्ठा कर लिया जाता है और फिर इकट्ठा करके जो है वो बॉटम अप अप्रोच होता है, बॉटम से अप की तरफ। यानी छोटे छोटे प्रोग्राम्स को इकट्ठा करके एक बड़ा प्रोग्राम बना के कंपनी वालों को दे दिया जाता है और कंपनी वाला फिर जो है उसको लॉन्च कर देता है, या फिर जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी क्लाइंट होते हैं, उनको वो प्रोग्राम, वो टास्क जो उन्होंने दिया था उसको कंप्लीट करके दे दिया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है वो टॉप टू डाउन अप्रोच पे काम करता है। इसको याद रखिएगा, टॉप से डाउन की तरफ जो है अप्रोच होता है इसका। अगला हम देखते हैं कि इसमें जो यूज ग्लोबल वेरिएबल टू कम्युनिकेट बिटवीन टू फंक्शंस इन ए मल्टी फंक्शंस प्रोग्राम। तो इसमें जो है ग्लोबल वेरिएबल का फंडा यूज होता है। अच्छा, ग्लोबल वेरिएबल यूज किया जाता है, इससे एक प्रॉब्लम भी होती है, क्योंकि इसमें जो है आप यहाँ पे देखेंगे कि कई सारे फंक्शंस होते हैं। ठीक है, एक प्रोग्राम के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं। अब ग्लोबल वेरिएबल का यूज जो है कोई भी फंक्शन कर सकता है और उस एक भी फंक्शन जो है ग्लोबल वेरिएबल की वैल्यू को चेंज कर सकता है। यहाँ से अगर जो ए भी फंक्शन कोई चेंजिंग कर दिया तो उसका प्रभाव आप जो है सभी फंक्शन देखने को मिलेगा, सभी फंक्शन उसका जो है उससे प्रभावित होंगे। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं। और भी चीज़ें आप देख सकते हैं, जैसे कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसके अंतर्गत कुछ लैंग्वेजेज आती हैं, जैसे कोबोल हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, सी हो गया। तो ये सभी जो लैंग्वेजेज हैं प्रोसीजरल के अंतर्गत आती हैं, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत। अब देखो, हमने बताया था यहाँ पे कि जो सी लैंग्वेज आपने जब पढ़ा होगा तो वहाँ पे आप मेन फंक्शन बनाते हैं। मेन फंक्शन के अंदर आप जो है कई फंक्शन बनाते हैं, कई सारे फंक्शन को यूज करते हैं। अच्छा, ये भी देखे होंगे आप, जो है नहीं देखे हैं तो आप आगे देख भी लेंगे, कोई चिंता की बात नहीं है। और सभी आप जो हम बता रहे हैं उसको देखो, केवल आगे आपको सब कुछ समझ में आने वाला है, तो चिंता की कोई बात नहीं भाई। अब एक फंक्शन जब आप बना लेते हैं तो उस एक फंक्शन के अंदर भी हम फंक्शन बना सकते हैं। जैसे फंक्शन 1 के अंदर फंक्शन 4 को बना दिया हमने, कॉल कर दिया, उसको कॉल करना बोलते हैं। अब एक फंक्शन बना है फंक्शन 2। अब इस फंक्शन 2 के अंदर जो है हमने एक फंक्शन बनाया फंक्शन 7, मतलब फंक्शन 7 को हमने बनाया, फंक्शन 5 को बनाया है, एक फंक्शन हमने फंक्शन 4 को भी जो है यहाँ पे कॉल कर लिया है। यानी एक फंक्शन जो है अपने अंदर कई फंक्शन को बना सकता है, या फिर अपने अंदर जो है कई फंक्शन को कॉल कर सकता है। अब जैसे यहाँ पे फंक्शन 2 जो है फंक्शन 4 को अपने अंदर कॉल कर लिया। अब फंक्शन 1 भी जो है फंक्शन 4 को कॉल किया था, ठीक है, और फंक्शन 2 जो है इसने भी आकर के फंक्शन 4 को फिर से अपने अंदर कॉल कर लिया। यानी कि एक फंक्शन कई बार कई जगह पे कॉल हो सकता है, उसमें कोई इश्यू नहीं है। तो अभी आपको आराम से सब कुछ समझ में आने वाला है, कोई चिंता की बात नहीं है। बस आराम से आप देखते चलिए और नोट्स को पढ़िए बस। आगे इसका जो है बढ़िया से बाकायदा से आपको कोडिंग मिलेगा और अच्छे से आपको इतनी सारी चीज़ें आपको कंसेप्ट मिलेंगे कि समझ में आ जाएगा आपको। इसीलिए अभी हम ज़्यादा फोकस नहीं कर रहे हैं इतना ज़्यादा। बस आराम से आप देखते एक सरसरी निगाह में इसको देख लीजिए, और कोई बहुत ख़ास ये चीज़ें नहीं हैं। अभी आपको
एक एक चीज़ें पर डिटेल आपको डिस्कशन मिलेगा। अभी आपका मेन टॉपिक आ गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, जो कि हम जावा पढ़ने वाले हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। अच्छा, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है? अभी प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपने पढ़ा है, तो उसमें आप देखे हैं कि एक बड़े प्रोग्राम के अंदर कई सारे फंक्शन होते हैं। अब इसमें क्या होता है कि एक बड़ा जो प्रोग्राम होता है वो डिवाइड किया जाता है मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के अंदर। अब यहाँ पर आप ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, अब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, इन सब के बारे में थोड़ी थोड़ी चीज़ें, थोड़ी थोड़ी जानकारियाँ एक सरसरी निगाह में आपको दिखा दी जाएंगी। तो ये वीडियो जो है बस छोटे छोटे टॉपिक्स, मतलब जो बड़े बड़े टॉपिक्स हैं उनको छोटे छोटे भागों में और छोटा छोटा चीज़ें, जैसे डिफिनेशन हो गया, उसको क्यों यूज करते हैं, बस ये छोटी छोटी चीज़ें आपको बता दी जाएंगी उसकी। अभी बड़ा वीडियो आने वाला है, आपको हर एक टॉपिक पे अच्छा अच्छा वीडियो आएगा, अच्छी तरीके से डिस्कशन होगा। लेकिन अभी के लिए तो बस एक व्यू आपको देखने को मिल रहा है यहाँ पे। तो एक बड़ा प्रोग्राम जो है ऑब्जेक्ट्स के अंदर कई सारे ऑब्जेक्ट के रूप में तोड़ दिया जाता है या फिर डिवाइड कर दिया जाता है। ऑब्जेक्ट कंटेन डेटा इन द फॉर्म ऑफ एट्रीब्यूट्स, इन द फॉर्म ऑफ मेथड एंड एट्रीब्यूट्स। ठीक है, ओके, ओ सॉरी, एक मिनट, यहाँ पे आपको हमने गलत बोल दिया थोड़ा सा। क्या बोला कि ऑब्जेक्ट जो होते हैं वो डेटा को एट्रीब्यूट्स के रूप में स्टोर करते हैं, और जो कोड होता है ना वो मेथड के रूप में इस्तेमाल होता है। तो जो ऑब्जेक्ट अभी आप देखेंगे कि मेथड्स भी आप देखेंगे, लेकिन ये सब अच्छे अच्छे टॉपिक्स हैं। मेथड्स क्या होते हैं यहाँ पे आगे आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जो ऑब्जेक्ट होते हैं वो डेटा को एट्रीब्यूट्स के रूप में रखते हैं। एट्रीब्यूट्स अभी आपको देखने को मिलेगा। एट्रीब्यूट्स जैसे क्या होता है कि हम हैं, ठीक है, मान लीजिए हमारा नाम आदर्श है, तो एक इंसान के अंदर क्या होता है, उसके हाथ होते हैं, उसके पैर होते हैं, ठीक है, तो ये सभी जो है उसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। तो उसी प्रकार से ऑब्जेक्ट्स के अंदर जो डेटा होते हैं वो एट्रीब्यूट्स के रूप में होते हैं, और जो कोड होता है वो मेथड्स के रूप में होता है। ओके, अब जो है मेन टॉपिक देखो आप, एम्फेसिस ऑन डेटा रेदर देन प्रोसीजर। अभी आपने पीओपी, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में पढ़ा कि उसमें एम्फेसिस किया जाता है प्रोसीजर के ऊपर, डेटा के ऊपर इतना एम्फेसिस नहीं किया जाता है, इतना ध्यान नहीं दिया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे डेटा के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, प्रोसीजर के ऊपर जो है कम ध्यान दिया जाता है। चलिए अब आगे देखते हैं। डेटा इज हिडन एंड कैन नॉट बी एक्सेस्ड बाय एक्सटर्नल फंक्शन। तो ऊप के अंदर जो है डेटा को हिडन करने का फंडा होता है, एब्स्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, यहाँ पे आपको डेटा को हिडन किया जा सकता है और कोई बाहरी एक्सटर्नल फंक्शन उसको एक्सेस नहीं कर सकता है। तो ऊप एक कंसेप्ट देता है आपको, एक फैसिलिटी प्रोवाइड करता है जो ऊप से होता है। ऊप मतलब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है। ऑब्जेक्ट कम्युनिकेट विथ ईच अदर थ्रू फंक्शन। जो ऑब्जेक्ट होते हैं, मान लीजिए ये एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ऑब्जेक्ट है, तो ये अगर जो ऑब्जेक्ट ए ऑब्जेक्ट बी के साथ कम्युनिकेट करना चाहता है तो ये एक दूसरे से कैसे कम्युनिकेट करेंगे? तो ऑब्जेक्ट एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो फंक्शन एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करेंगे, इस तरीके से जो ऑब्जेक्ट हैं वो एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो ऑब्जेक्ट को कम्युनिकेट करने के लिए फंक्शन की सहायता लेनी पड़ती है भाई। अब देखो, अब आगे बढ़ते हैं। आगे क्या है, फॉलोज बॉटम अप अप्रोच। इसमें जो है बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है। बॉटम अप अप्रोच, वहाँ पर आप अभी देखें टॉप टू डाउन अप्रोच था, यहाँ पे बॉटम टू अप अप्रोच है। बॉटम अप अप्रोच में होता है नीचे से स्टार्ट होती है, जैसे कई सारे जो हैं आपके पास प्रोग्राम्स, कई सारे छोटे छोटे जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं वो अपने प्रोग्राम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दी थी। अब जैसे आपको अब अभी तोड़ दी थी, अब एम्प्लॉय को दे दी थी, एम्प्लॉय ने पूरा जो है प्रोग्राम सॉल्व कर लिया है। अब ये सभी छोटे छोटे जो टास्क हैं वो टास्क जो हैं इकट्ठे होंगे, ये सभी टास्क जो हैं
इकट्ठे होंगे, ठीक है, इकट्ठा हो करके जो है एक बड़ा टास्क बन जाएगा और फिर ये टास्क जो है अपनी कंपनी वाला इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से बॉटम से अप अप्रोच, ये बॉटम अप अप्रोच है, ठीक है। तो बॉटम अप अप्रोच का इस्तेमाल किया जाता है किसमें? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर। अब चलिए आगे देखते हैं। इसमें जो है न्यू डाटा को ऐड करना या नए फंक्शंस को जो है ऐड करना क्या होता है, ईजिली ये ऐड किए जा सकते हैं। लेकिन आप जब प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़े थे तो उसमें नए डेटा को ऐड करना या नए जो है चीज़ों को ऐड करना, डेटा या फंक्शंस को ऐड करना बहुत ही मुश्किल होता है, लेकिन ऊप में आसान होता है। अब इसमें जो है कुछ लैंग्वेज हैं, जैसे C++ हो गया, पाइथन हो गया, जावा हो गया, PHP हो गया, .NET हो गया, जावास्क्रिप्ट हो गया। ये सभी जो हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कुछ लैंग्वेजेज हैं। अब जो है यहाँ पे आप देख रहे हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का ये आपका दिख रहा है क्या, इसका जो है ढांचा दिख रहा है आपको, ठीक है। किस तरह से इनको ऑर्गेनाइज किया जाता है, किस तरह से कम्युनिकेट कर सकते हैं एक दूसरे से। तो यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है A, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे B, एक ऑब्जेक्ट है यहाँ पे C। अब ऑब्जेक्ट A जो है ऑब्जेक्ट B के साथ मान लीजिए कम्युनिकेट करना चाहता है, तो ये कैसे कम्युनिकेट करेगा? अभी आपने पीछे पढ़ा है कि ऑब्जेक्ट A जो है ऑब्जेक्ट B के साथ कम्युनिकेट करने के लिए फंक्शन का यूज करता है। कोई भी दो ऑब्जेक्ट एक दूसरे से फंक्शन के थ्रू कम्युनिकेट कर सकते हैं। एक ऑब्जेक्ट C भी है, तो ये सभी जो है फंक्शन के थ्रू जो है एक दूसरे से कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से ये इनका जो कम्युनिकेशन होता है वो इस्टेब्लिश किया जाता है। तो इसको आप जो है आराम से पढ़ सकते हैं। अब थोड़ा सा मेन टॉपिक आया है। अब जो है यहाँ पे डिफरेंस पूछा जा रहा है ऊप एंड पॉप के अंदर। तो ऊप का जो बेसिक बात है वो है ये ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है, पॉप जो है प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होता है। ऊप जो है जैसे जावा हो गया, ठीक है, पाइथन हो गया, तो ये सभी जो हैं आपके ऊप्स के अंतर्गत आते हैं। सी हो गया तो ये पॉप के अंतर्गत आता है। द प्रोग्राम इज डिवाइडेड इनटू ऑब्जेक्ट, जो ऊप का कंसेप्ट है उसमें जो है जो प्रोग्राम होते हैं उनको ऑब्जेक्ट में डिवाइड किया जाता है। इसमें जो है पॉप में फंक्शन के बड़े प्रोग्राम को फंक्शन में डिवाइड किया जाता है, छोटे छोटे फंक्शन के अंतर्गत डिवाइड किया जाता है बड़े प्रोग्राम को। ऊप के अंतर्गत जो है बॉटम अप अप्रोच लगाया जाता है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ, ठीक है, इस तरह से बॉटम से ऊप में जाता है ऊपर, बॉटम टू अप। अब अगर जो आप देखेंगे पीओपी में, प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में, तो ये जो टॉप टू बॉटम जाता है, यानी बड़े प्रोग्राम को छोटे छोटे प्रोग्राम में, बड़े टास्क को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड किया जाता है। इसका तीर इस तरफ रहेगा। तो ये जो है कुछ इम्पोर्टेंट इसके अंदर जो है डिफरेंसेस हैं। इसमें कुछ भी चीज़ें ऊप के अंदर कुछ भी जो है फंक्शन या कुछ भी डेटा को ऐड करना आसान होता है। इसमें कुछ भी डेटा ऐड करना या कोई फंक्शन ऐड करना इजी नहीं होता है, कठिन होता है। अब जब आप ऊप में जैसे जावा जब पढ़ेंगे तो वहाँ पर ऊप का कंसेप्ट पढ़ेंगे, तो वहाँ पर इनहेरिटेंस, अब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, पॉलीमॉर्फिज्म, ये सभी चीज़ें आएंगी। तो यहाँ पर जो है ये सभी चीज़ें अप्लाई हो सकती हैं, लेकिन पॉप के अंदर जो है ये सभी चीज़ें आप नहीं देखने को पाएंगे। अब आप जावा में पढ़ेंगे एब्स्ट्रैक्शन। एब्स्ट्रैक्शन के अंतर्गत क्या होता है कि एब्स्ट्रैक्शन के द्वारा आप कोई भी जो है चीज़ों को आप हाइड कर सकते हैं, प्रोग्राम को हाइड कर सकते हैं। मतलब कुछ भी चीज़ें जो यूज़र को नहीं दिखानी ज़रूरी है, जैसे आप टेलीविज़न ऑन कर रहे हैं तो आप टेलीविज़न कैसे ऑन हो रहा है, क्या हो रहा है, गाड़ी चला रहे हैं, गियर बदल रहे हैं तो उसके अंदर क्या फैसिलिटी हो रही है, कैसे कैसे वो काम कर रहा है बैक एंड में,
तो उसको ड्राइवर को या यूजर को आवश्यकता नहीं है जानना। उसको तो गियर अपना 1 पे लगा रहा है तो गाड़ी उसके हिसाब से आगे बढ़े, 2 पे लगा रहा है तो थोड़ा और स्पीड पकड़े, 3 पे लगा रहा है तो और स्पीड पकड़े। तो बस उसको इतना ही ज़रूरत है। उसको ये नहीं देखना है कि भाई क्या हो रहा है बैक एंड में, किस तरह से प्रोग्राम चल रहे हैं, किस तरह से जो है इधर से उधर जो है चीज़ें हो रही हैं, बदल रही हैं सब, तो उससे उसका मतलब नहीं है। तो ये चीज़ें जो है ऊप के अंदर आसानी से हो जाती हैं, डेटा हाइडिंग का कंसेप्ट हो जाता है, पॉप में नहीं हो पाता है। ओके, और यहाँ पे आपको दिखाया गया है डेटा कैन बी हिडन यूजिंग इनकैप्सुलेशन, और इसके अंतर्गत जो है डेटा को हाइड नहीं किया जा सकता है। इनकैप्सुलेशन भी आप आगे पढ़ने वाले हैं। थोड़ी सी चीज़ें और हैं, जैसे यहाँ पर जो है ओवरलोडिंग का कंसेप्ट होता है। ओवरलोडिंग का कंसेप्ट यहाँ पे नहीं होता है। यहाँ पे जो है कोई भी प्रोग्राम जो है, जब आप कोई कोड लिखते हैं तो उसको जो है, जब कोड लिख लिए हैं तो उसको फिर से आप पुनः यूज किया जा सकता है। कोई भी कोड लिख लिए हैं तो उसको दूसरे कोई काम के लिए आप पुनः उसका रीयूज कर सकते हैं। लेकिन इसमें जो है जो पॉप है उसमें रीयूज नहीं कर सकते हैं कोड का। और जनरली इसको जो है, जो ऊप होता है, इसको बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किया जाता है, और ये जो है सूटेबल नहीं होता है बड़े प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हमने बताया C++ हो गया और यहाँ पे जावा हो गया, ठीक है, और आपका जो है .NET हो गया, .NET। तो ये सभी लैंग्वेजेस जो हैं, ये कौन सी लैंग्वेजेस हैं? ये एक ऊप की लैंग्वेजेस हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं। बल्कि यहीं आप देखेंगे कि जो प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है उसके अंतर्गत आपका बेसिक जैसे सी लैंग्वेज हो गया, फोर्ट्रेन हो गया, पास्कल हो गया, तो ये सभी लैंग्वेज जो हैं आपके प्रोसीजरल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंतर्गत आती हैं। तो यहाँ पर आप जो है कुछ बेसिक डिफरेंस आपको देखने को मिला है। और अब अगली वीडियो में हम लोग जो है अब यहाँ पे बेसिक कंसेप्ट देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा यहाँ से आपको थोड़ा अब जा कर के मेन मुद्दे पे आप आएंगे। अब आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें देखने को मिलेंगी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट देखने को मिलेगा। ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है, डेटा एब्स्ट्रैक्शन क्या होता है, डेटा इनकैप्सुलेशन क्या होता है, इनहेरिटेंस क्या होता है, पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है, मैसेज पासिंग क्या होता है, डायनामिक बाइंडिंग क्या होता है। तो इन सब चीज़ों को जो है आप अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आने वाली लेक्चर सीरीज़ में। तो बस आज के लिए तो इतना ही रखते हैं। अब जो है अगले वीडियो में हम लोग जो है बढ़िया से लेके आएंगे अपना एक नए एनर्जी के साथ। तो आज का वीडियो जो है थोड़ा ज़्यादा लेंदी हो गया, और कहीं सारा इसमें आज जो हमको तो सीखने में ही लग गया इस पूरे टेक्नोलॉजी को, क्योंकि ये नया जो है हम लोग कुछ एडिटर यूज कर रहे हैं। तो इसको सीखने में 2-3 बार तो वीडियो ही एरर हो गया, तो थोड़ा गला भी बैठ चुका है। तो वैसे बताइएगा आप कमेंट बॉक्स में, हमको जो है फीडबैक दीजिएगा कि हमारा जो ये वीडियो है जो हमने प्रोवाइड किया है आपको, वो ये कैसा लगा और इसमें क्या सुधार किया जा सकता है, क्या जो है हम कुछ और ऐड कर सकते हैं, और किस तरीके से जो है आपको प्रोवाइड करें वीडियो क्वालिटी तो आपके लिए बेस्ट होगा। तो आप फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और अगर जो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हमारे लिए ये एक एनर्जी होगा। एनर्जी ड्रिंक आप देंगे, एनर्जी ड्रिंक, तो एनर्जी ड्रिंक जो है आपका वो है लाइक, ठीक है, लाइक है आपका, लाइक के द्वारा जो है आप एनर्जी ड्रिंक हमको दे सकते हैं। तो चलिए ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं, और फिर हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा, कोडिंग करते रहिएगा। चलिए।